नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल करीम एजुकेशन वाला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th के चैप्टर 1 सिविक्स को कवर करेंगे, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम केवल 10 MCQ के माध्यम से इस चैप्टर को कवर करेंगे और इसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को लिखने की जो स्किल है वो आप सीख सकेंगे, क्योंकि मैंने हर एमसीक्यू के बाद उसके एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है और उसे मैं आपको समझा भी दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस एमसीक्यू सेक्शन को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग इज कंसिडर्ड सक्सेसफुली मेनली बिकॉज। जो बेल्जियम का जो शक्ति के बंटवारे का जो मॉडल था उसे हम सक्सेसफुली क्यों मानते हैं, वो सफलतापूर्वक क्यों लागू हुआ था। तो इसके चार ऑप्शन है। पहला है, इट इग्नोर्ड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। क्या इसने भाषाई जो वहां की जो विविधता थी उसको इग्नोर कर दिया था। दूसरा, इट कंसंट्रेटेड पावर एट द सेंट्रल लेवल। तो जब बेल्जियम की गवर्नमेंट ने पावर को शेयर किया था तो क्या उसने सारी पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दे दिया था। दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, इट अकोमोडेटेड डाइवर्स कम्युनिटी। क्या उसने मतलब फ्रांस की सरकार ने जो शक्ति को बांटा था या फिर शक्ति के बंटवारे के समय में वहां की कम्युनिटीज को ध्यान पे रखते हुए सारी शक्तियों को विभाजित किया था। लास्ट ऑप्शन है, इट फॉलोड अ यूनिटरी सिस्टम। क्या वहां पर एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो चलिए आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके सही आंसर तक पहुंच गए होंगे और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्या इसका सही आंसर? ऑप्शन सी। याद रखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए इसे हम देखते हैं। इस चैप्टर को हम पूरा एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। आइए। Belgium recognized its linguistic diversity and adopted power sharing to accommodate all communities peacefully। तो उसने पावर शेयरिंग के लिए ऐसे मॉडल को अपनाया था जहां पर भाषाई आधार पर जो लोग रह रहे थे उनको भी सरकार में समान रूप से, इक्वल रूप से राइट मिले। ठीक है, उसके बाद हम देखते थे बेल्जियम की क्या स्टोरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बेल्जियम है वो यूरोपियन कंट्री का एक छोटा, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है और उसकी जो पॉपुलेशन है वो है बेटा 1 करोड़। कितनी है? 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ क्या इसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो कैपिटल है, बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है बेटा ब्रुसेल्स। आप याद रखिएगा, उसकी जो कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स है। ठीक है, तो यहां पर जो 1 करोड़ जो यहां पर पॉपुलेशन रह रही है ना, उसमें से डच बोलने वाले लोग कहां रहते हैं? वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। कहां रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में। फ्लेमिश रीजन। ठीक है, तो वो कितने परसेंट है? 59%। और उसके बाद अगला जो हमारा एक रीजन है जिसका नाम है वेलोनिया। क्या है? वेलोनिया। तो इस रीजन पर रहते हैं हमारे डच स्पीकिंग लोग और इनका परसेंट कितना है? इनका परसेंट है बेटा सॉरी फ्रेंच स्पीकिंग लोग वो रहते हैं कहां पर? वो रहते हैं वेलोनिया प्रांत में और इनका परसेंट है 40। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद हमारा जो 1% है वो रहते हैं जर्मन स्पीकिंग लोग। कहां पर? ये कहानी है बेटा बेल्जियम की। ठीक है, और पर इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। इसकी कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी जो लोग रहते हैं वो रहते हैं बेटा फ्रेंच स्पीकिंग। कौन रहता है? फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं वहां पर। और वहीं पर देखा जाए जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो माइनॉरिटी में है। किसमें है? माइनॉरिटी में है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर आप पूरे देश की बात करेंगे तो वहां पर डच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में है, पर वहीं पर अगर आप बात करेंगे उसके कैपिटल में तो वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में है। तो कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। आइए इसी कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं। अब क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। प्रॉब्लम क्या है वो देखिए आप। प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल। जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से क्या थे बेटा? बहुत मजबूत थे। ये आपको याद रखना है।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा मजबूत थे। उसके बाद जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब कि वो अपने आप को अलग महसूस करती थी। अब देखो, एक तरफ फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं जो कि इकोनॉमिक रूप से और पॉलिटिकली बहुत मजबूत हैं, पर वहीं पर जो डच स्पीकिंग लोग हैं जो डच भाषा बोलते हैं वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, ना ही उनके पास पॉलिटिकल पावर है और ना ही उनके पास इकोनॉमिकल पावर है। तो आगे चलकर ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, कोई ना कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें देश को बांटना पड़ जाए, डिवीजन ऑफ अ कंट्री। तो भाई वहां की सरकार बोली ना ही हमें अपने देश में किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट चाहिए और ना ही हमें अपने देश का बंटवारा करना है। तो उसने क्या किया, उसने पीसफुल तरीके से डच स्पीकिंग लोगों के बीच में और फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले लोगों के बीच में अपनी शक्ति का, अपनी पावर को शेयर किया या फिर बंटवारा किया। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो बेल्जियम पावर शेयरिंग सॉल्यूशन। तो बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच में 4 टाइम्स क्या किया बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया बेटा, अमेंडमेंट किया। क्या किया बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और पावर को डिवाइड करने का प्रयास किया। ठीक है, आइए हम देखते हैं। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले क्या किया बेटा कि जब सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई ना, तो उसमें मिनिस्टर्स को क्या किया गया बेटा, फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर और दूसरी तरफ डच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स थे उनके नंबर को इक्वल रखा गया। मतलब जो सीट्स थी उनका जब डिवीजन किया गया तो दोनों ही लोगों को इक्वल सीट दिया गया सेंट्रल लेवल पर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन की बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये क्या करता है बेटा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर उठाकर ये किसको दे देते हैं, ये दे देते हैं बेटा स्टेट गवर्नमेंट को। 2 सॉल्यूशन हो गए। तीसरा सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, ये बनाते हैं बेटा कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बनाते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये बनाते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट वेयर सेट अप फॉर डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकर्स टू मैनेज कल्चरल एंड एजुकेशनल मैटर। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती है इसका मेन पर्पस होता है कि अगर कभी भी किसी भी तरीके का कोई विवाद होता है कल्चरल और एजुकेशनल, तो उसे क्या हो भैया, हम डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकर्स लोग आपस में क्या कर सके बेटा, उसे मैनेज कर सके। और लास्ट है बेटा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में आपको पता ही था ना बेटा कि हमने देखा था कि वहां पर जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे, उनकी जो स्थिति थी वो मजबूत थी, उनका जो परसेंटेज था वो ज्यादा था, मैंने आपको बताया ही था। और वहीं बात करें डच स्पीकर्स की, उनकी संख्या बहुत कम थी। कहां पर, ब्रुसेल्स में। तो भैया कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, इसलिए ब्रुसेल्स में क्या की गई बेटा, एक अलग से सरकार बना दी गई ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स की कैसी सरकार थी, इन ब्रुसेल्स बोथ कम्युनिटीज गॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो बेटा हमने क्या किया, डच स्पीकिंग बोलने वाले लोग और फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले दोनों लोगों को समान समान सीट्स डिवाइड कर दी और ऐसी गवर्नमेंट बनाई कि भैया दोनों को समान रूप से क्या मिल सके बेटा, राइट मिल सके, ताकि बेटा किसी भी माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को क्या ना बेटा, हानि ना पहुंचे। ठीक है, तो ये था हमारा। तो इससे रिजल्ट क्या निकला बेटा, देखो इसका रिजल्ट क्या निकला। इसका रिजल्ट ये निकला बेटा कि द अरेंजमेंट रिड्यूस टेंशन बिटवीन कम्युनिटी। तो बेटा ये क्या हुआ, सबसे पहला देखो सबसे अच्छा काम ये हुआ कि जो फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे तो दोनों के बीच में क्या हो सकता था बेटा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, दोनों के बीच में सिविल वॉर हो सकता था। तो बेटा सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला नहीं भैया हमको ऐसा कोई भी टेंशन नहीं चाहिए अपने देश में, हम क्या करेंगे, फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले लोग को और डच स्पीकिंग बोलने वाले लोगों को हम क्या देंगे बेटा, इक्वल राइट्स देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा, टेंशन खत्म हो जाएगी। दूसरी, इससे क्या होगा, नेशनल यूनिटी मतलब राष्ट्रीय एकता बनी रहेगी, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है बेटा, बेल्जियम बिकम अ स्टेबल एंड सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। तो बेटा जब देश की जनता आपस में विवाद नहीं करेगी, आपस में वो नहीं लड़ेगी, तो सिंपल सी बात है वो देश सक्सेसफुली रन करेगा। और ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की क्या है बेटा, एक विशेषता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लास्ट में हमको क्या देखना है बेटा, बेल्जियम में बहुत शांति तरीके से पावर की शेयरिंग हो गई डच स्पीकिंग बोलने वाले लोगों के बीच में, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में, इसलिए वहां पर किसी भी तरीके का कोई सिविल वॉर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड श्रीलंका गवर्नमेंट्स पॉलिसी लेड अ सिविल वॉर।
दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा, जो श्रीलंका की सरकार थी उसने ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई जिसके कारण वहां पर सिविल वॉर, गृह युद्ध देखने को हमें मिला। आइए देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है एक्सेसिव पावर शेयरिंग। क्या वहां पर एक्सेसिव पावर शेयरिंग की गई थी? सेकेंड ऑप्शन है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कम्युनिटीज। क्या वहां पर रहने वाले सभी समुदाय को, लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट किया गया था? तीसरा पॉइंट, मेजोटेरियन पॉलिसीज वहां पर अपनाई गई थी। तीसरा पॉइंट है, क्या वहां पर मेजोटेरियन पॉलिसीज को अपनाया गया था? फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो है स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम। क्या वहां पर स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम को अपनाया गया था? प्लीज आप अपने आंसर मुझे बताइए। यस, मैं कमेंट में के माध्यम से देख रहा हूं आप सभी के आंसर। प्लीज आप अपने आंसर दीजिए। वेरी गुड यार, वेरी गुड। इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी। बेटा श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था? मेजोटेरियन पॉलिसीज को अपनाया था। मेजोटेरियन पॉलिसीज का मतलब था कि वहां पर जो मेजोरिटी में रह रहे थे सिंहलाज, उनके फेवर में क्या किया बेटा? बहुत सारी पॉलिसीज को बना दिया, जिस कारण हमें वहां पर क्या देखने को मिलता है बेटा? वहां पर हमें देखने को मिलता है सिविल वॉर, गृह युद्ध देखने को मिलता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। श्रीलंका followed mesoterism, giving preference to Sinhala's speakers, which aliened minorities and causes conflict। तो बेटा क्या हुआ था कि वहां पर ना जो बहुसंख्यक आबादी में रहने वाले सिंहलाज थे उनके फेवर में बहुत सारी पॉलिसीज बना दी थी, जिस कारण बेटा जो अल्पसंख्यक समुदाय था, जो माइनॉरिटी में रहने वाले लोग थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसके कारण हमें देखने को मिलता है सिविल वॉर। आइए अब हम देखते हैं श्रीलंका की स्टोरी। श्रीलंका इज अ आइलैंड। श्रीलंका क्या है बेटा? एक आइलैंड है। कहां है बेटा? इज लोकेटेड इन साउथ एशिया नियर इंडिया। ठीक है ना? तो इंडिया के पास आपको देखने को, इंडिया के साउथ में आपको देखने को मिला श्रीलंका। एक छोटा सा देश है, नारियल के आकार का एक देश है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है बेटा इसकी जो पॉपुलेशन है बेटा, ये बेटा 2 करोड़। कितनी है? 2 करोड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो कैपिटल है, क्या बेटा? इसकी कैपिटल बेटा कोलंबो। क्या है? कोलंबो। ये आपको याद रखना है। और जो यहां की जो पॉपुलेशन है ना, वो है बेटा मल्टी एथनिक और मल्टीलिंगुअल पॉपुलेशन। ठीक है ना? तो मतलब यहां पर बहुत अलग आपको कल्चर देखने को मिलेगा, कल्चर में विविधता देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और साथ में यहां पर भाषाई आपको विविधता, मतलब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना? तो जिस तरीके से बेल्जियम में आपको बहुत ही पीसफुल तरीके से पावर शेयरिंग देखने को मिली थी, वो आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। और यही तो हमें देखना है कि क्यों श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ। आइए अब हम देखते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया जो श्रीलंका है वो साउथ एशिया का एक देश है, साउथ एशिया की एक कंट्री है। दूसरा पॉइंट, ये इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। तीसरा पॉइंट, इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 2 करोड़ थी। और चौथा पॉइंट मैंने आपसे बताया जो इसकी जो कैपिटल है वो क्या थी? कोलंबो थी। और उसके बाद हमने क्या देखा? सर यहाँ की जो पॉपुलेशन थी ना वो मल्टी एथनिक थी और मल्टीलिंगुअल थी। ठीक है ना? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सिंहलाज स्पीकर्स थे, कौन थे? सिंहलाज स्पीकर, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो 74% थी, ये मेजोरिटी में थे। उसके बाद जो तमिल स्पीकर्स थे, तमिल स्पीकर 18% थे। और इस तमिल स्पीकिंग बोलने वाले में से इन्हें आप बांट सकते हैं 2 भागों में, एक है श्रीलंका के और दूसरे बेटा तमिल। श्रीलंका मतलब कि जो मूल रूप से श्रीलंका में ही रहते थे उन्हें हमने कह दिया क्या? तमिल स्पीकर फ्रॉम द श्रीलंका। और उसके बाद जो इंडिया से जो लोग गए थे वहां पर काम करने के लिए, टी प्लांटेशन करने के लिए, उन्हें हमने क्या बोल दिया? इंडियन तमिल्स बोल दिया। तो उनकी पॉपुलेशन, अब देखो बहुत अच्छे से समझना, सिंघाला 74%, वेरी गुड, समझ में आ गया। और उसके बाद जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे वो थे हमारे 18%, ये माइनॉरिटी में भी थे। ठीक है, पर जो मेन प्रॉब्लम थी, क्या हुआ था
कि जो हमारे तमिल बोलने वाले लोग थे ये माइनॉरिटी में थे, माइनॉरिटी में होने के कारण इन्हें क्या किया गया बेटा, इनके जो राइट्स थे उनको छीना गया, जिस कारण यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सिविल वॉर। देखते हैं सरकार ने ऐसे कौन कौन से डिसीजन लिए जिसके कारण हमें सिविल वॉर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, उसके बाद जो सिंहाला थे ना, सिन्हाला स्पीकर्स क्या बोलते थे बेटा, ये बुद्धिस्ट को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। और वो जो तमिल्स थे ना, तमिल्स मेनली हिंदू हुआ करते थे या मुस्लिम हुआ करते थे। चलो अब आपको दो चीजें दिख गई बेटा, एक तरफ भाषाई विविधता देखने को मिली, दूसरी तरफ आपको धार्मिक विविधता देखने को मिली है। जहां पर 74% जो आबादी है वो सिंहला भाषा बोलती है, सिन्हाला भाषा बोलती है। वहीं पर जो हमारी 18% जो पॉपुलेशन है वो कौन सी भाषा बोलती है, तमिल भाषा बोलती है। और तमिल भाषा बोलने वाले भी दो तरीके के लोग हैं, जो मेन श्रीलंका में रहने वाले लोग हैं वो तमिल बोलते हैं, और उसके बाद जो इंडिया के जो तमिल्स थे वो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि भाई जो 7% वहां पर थे वो क्रिश्चियन थे। 7% कौन था वहां पर, 7% वहां पर क्रिश्चियंस थे, जो सिंहाला और तमिल दोनों ही भाषा बोलते थे। ठीक है, तो आपको यह चीज बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया है जो सिंहालास थे वो क्या थे बेटा, वो बौद्ध धर्म को मानते थे, और वहीं पर जो तमिल्स थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मानते थे। चलिए अब हमको ये देखना है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से डिसीजन लिए जिसके कारण हमें वहां पर क्या मिलता है बेटा, सिविल वॉर देखने को मिलता है। तो बेटा वहां पर जो सबसे पहला डिसीजन लिया गया वो देखते हैं, पर उसके पहले थोड़ा सा आप और कहानी देख लो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली, तो 1948 में मिली आजादी। श्रीलंका को आजादी कब मिली, 1948 में मिली। श्रीलंका एडॉप्टेड अ मेजोटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, उसने बहुसंख्यक आधार पर बेटा डेमोक्रेसी को अपनाया, मेजोटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया। और 10 सिन्हाला मेजोरिटीज यूज इट्स न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ टू डोमिनेट पॉलिटिक्स। तो बेटा क्या हुआ कि जब बेटा ये 74% से मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इस परसेंट को इन्होंने किस में यूज किया बेटा, पॉलिटिक्स में यूज किया। और क्या किया बेटा, देखो पॉलिटिक्स में कुछ की चेंजेस किए, वो देखते हैं। पहला चेंज क्या किया बेटा, इन्होंने सिन्हाला ओनली एक्ट लाया। कब लाया, 1956 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिन्हाला भाषा थी, सिन्हाला भाषा को श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कब एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड किया। तो याद रखना बेटा, इस एक्ट को 1956 में एक्ट आता है, सिन्हाला ओनली एक्ट 1956। उसके बाद क्या होता है बेटा, दूसरा इन्होंने क्या किया, दूसरा चेंज क्या किया, इन्होंने बेटा सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोगों को क्या किया बेटा, थोड़ा सा उनको प्रीफर किया, उनके साथ थोड़ा सा बायस होने की कोशिश की, और ऐसा बोला कि भैया जो सिन्हाला स्टूडेंट है ना, उनको ही हम गवर्नमेंट जॉब देंगे, और उन्हें ही हम क्या करेंगे बेटा, गवर्नमेंट जो कॉलेज है और स्कूल्स है वहां पर क्या देंगे बेटा, एडमिशन देंगे। 2 पॉइंट हुआ। और तीसरा बेटा मैंने आपको बताया था, जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग थे वो बेटा बौद्ध धर्म को मानते थे, बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। इसलिए बेटा श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बौद्ध धर्म था ना उसको स्पेशल प्रोटेक्शन दे दिया, कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा अब देखो यहां पर आप देख रहे हैं जो सिंहाला भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं क्या दिया जा रहा है बेटा, अधिक अहमियत दी जा रही है, उनको अधिक प्रोटेक्ट किया जा रहा। तो भैया तमिल बोलने वाले लोगों के मन में कहीं ना कोई तो बात उत्पन्न होगी, कोई ना कोई बात आएगी। अब देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स अब क्रिएट हो रही हैं। आइए, तो तमिल्स कम्युनिटी फेल्ट मार्जिनलाइज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड। तो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि भैया हमें तो समाज से दरकिनार कर दिया गया है और हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब समझ में आया, और किया ही जा रहा। आपने देखा है भी, आप नौकरी में सिन्हाला बोलने वाले लोग, सिन्हाला किस धर्म को मानते हैं, तो बोले भैया वो तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, सिन्हाला भाषा को हमने क्या बना दिया बेटा, ऑफिशियल लैंग्वेज बना ली। तो भैया जहां पर तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो आइए अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले भैया वो ये अपने आप को मार्जिनलाइज्ड, मतलब समाज का सबसे जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति, वो अपने आप को ऐसा देखने लगे और खुद से साथ वो भेदभाव महसूस करने लगे। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो उन्होंने क्या क्या डिमांड की, तमिल्स ने क्या क्या डिमांड की, उन्होंने बोला भैया आप हमें इक्वल रिकॉग्नाइजेशन दो, आप हमें इक्वल ट्रीटमेंट करो। तमिल लैंग्वेज को भी आप इक्वल ट्रीटमेंट करो, जिस तरीके से आप सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोगों के साथ आप
इक्वल ट्रीटमेंट करें, उसी तरीके से आप हमारे साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट करो। दूसरा, या फिर एक काम करो, आप हम जो तमिल बोलने वाले लोग हैं, हमारे लिए एक अलग सा एक एरिया डिसाइड कर दो, हम एक अलग से कंट्री बना लेंगे। या फिर आप हमें क्या दे दो बेटा, फेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो। ठीक है भैया, हमें राजनीति पर भी हमें क्या दे दो, एक प्रभावी रूप से हम भी अपना प्रेजेंटेशन कर सके। तो हमें बेटा आप क्या दे दो, हमें एक ऐसा मौका दे दो, फेयर मौका दे दो। ठीक है, तो इन बातों को बेटा नहीं माना गया, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। किस गवर्नमेंट के द्वारा, श्रीलंका की गवर्नमेंट के द्वारा, और जिस कारण बेटा यहां पर होता है सिविल वॉर और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वो कहानी है जो कि आपको याद रखना है ना। तो देखो बेटा, फेलियर ऑफ पावर शेयरिंग, तो देखो जब उन्होंने बोला कि भैया आप हमें कुछ पावर दे दो, कहां पर, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया हमें एक अलग एरिया दे दो, हम एक अलग देश बना लेंगे, गवर्नमेंट ने वो भी मना कर दिया। तो बेटा जब ये दो चीजें मना हो गई ना, तो सिंपल सी बात है, अब कोई ना कोई विवाद या कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बेटा आपको मिलता है गवर्नमेंट, मतलब जो वहां की सिन्हाला गवर्नमेंट थी, और जो तमिल, जो वहां के आम नागरिक थे, सिविल पीपल्स थे, उन गवर्नमेंट और सरकार के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, और वहां पर होता है सिविल वॉर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिविल वॉर देखने को मिला। ठीक है, इसमें क्या हो बेटा, हजारों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग मारे गए, और वहां पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो सफर कर गया, जो वहां का कल्चरल सिस्टम था वो सफर कर गया, और कहीं ना कहीं बेटा इकोनॉमी के साथ साथ हमारा कल्चर, हमारे देश में रहने वाले लोग, इन सब लोगों को क्या हुआ बेटा, बहुत ज्यादा हानि पहुंची। मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। तो एक तरफ बेल्जियम ने, जहां पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को, डच भाषा बोलने वाले लोगों को, जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों को, सभी को पॉलिटिक्स में क्या दिया बेटा, समान रूप से अधिकार प्रदान किए, पावर को शेयर किया। वहीं पर श्रीलंका में आपने देखा कि यहां पर सिविल वॉर हो जा रहा, यहां की सरकार ने क्या नहीं दिया बेटा, तमिल भाषा बोलने वाले को इक्वल राइट्स नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं ये बेटा हमारे लिए ये एक सबक है कि भाई हमको कभी भी माइनॉरिटी में रहने वाले लोगों के साथ क्या नहीं करना है बेटा, जुर्म नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, क्योंकि बेटा वो भी हमारी तरह रहने वाले लोग हैं, हमारी तरह सोचने वाले लोग हैं। तो अगर हम किसी के अधिकारों का हनन करेंगे, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो जो समुदाय होगा, वो जो एक पूरा ग्रुप होगा, वो एक ना एक दिन सिविल वॉर पे उतर जाएगा। तो ये हमें एक लेसन मिलता है इस स्टोरी से। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेसी। Which of the following best explain why power sharing is desirable in a democracy? तो ये जो चार ऑप्शन अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, इसमें से आपको ये बताना है क्यों डेमोक्रेसी में हम पावर शेयरिंग को एक डिजायरेबल मानते हैं। पहला ऑप्शन है, इट स्पीड्स अप डिसीजन मेकिंग, क्या वो निर्णय लेने की जो शक्ति है उसको तीव्र कर देता है, तेज कर देता है। इट इंश्योर्स पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ द मेजॉरिटी, तो क्या पावर शेयरिंग में आपको देखने को मिलता है कि जो बहुमत में रहने वाले लोग हैं, मेजॉरिटी में रहने वाले लोग हैं, वो पॉलिटिकली रूप से डोमिनेंस करते हैं। तीसरा पॉइंट है, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी, क्या पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपस में जो विवाद होने वाला है उसको कम कर देता है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, इट गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू इलेक्ट लीडर, तो क्या हमें एक निरंकुश शक्ति देता है कि हम अपने लीडर्स को चुन सके। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा सी। इसका आंसर क्या है बेटा, सी। याद रखिएगा, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी। तो अगर बेटा हम पावर शेयरिंग को करते हैं देश में, तो सिंपल सी बात है बेटा, हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा और इंस्टेबिलिटी भी देखने को नहीं मिलेगी, अस्थिरता भी देखने को नहीं मिलेगी। सरकार बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, किसी भी तरीके का कोई सिविल वॉर नहीं होगा, और ना ही हमें किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। आइए अब हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। Power sharing reduce social and political conflicts by ensuring participation of different groups, which strengthens democracy and stability। तो ये बता रहा बेटा, जो पावर शेयरिंग होती है ये सोशल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को कम करता ही है, साथ में जो उस देश में रहने वाले डिफरेंट ग्रुप्स है ना, उनको भी क्या करता है बेटा, पॉलिटिक्स में बेटा
पार्टिसिपेट करने का मौका देता है, जिससे हमारी डेमोक्रेसी क्या होती है बेटा, मजबूत होती है, स्ट्रेंथन होती है और वहां पर स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, ये याद रखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहां से आप 6 पॉइंट उठा के आप सीधा कहां लिख देंगे, अपने पेपर में लिख देंगे। टू द पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट है बेटा पावर शेयरिंग रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या करता है बेटा, ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है। पावर शेयरिंग क्या करता है बेटा, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। क्यों बेटा, क्योंकि ये बेटा किसी एक हाथ में बेटा, किसी एक व्यक्ति के हाथ में क्या नहीं होती बेटा, पावर नहीं होती। तो सिंपल सी बात है बेटा, किसी भी तरीके को कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। दूसरा, ये कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। क्यों करता है, क्योंकि बेटा ये उस देश में रहने वाले सोशल, पॉलिटिकल और रीजनल ग्रुप्स को क्या देता है बेटा, पार्टिसिपेशन का मौका देता है। तो भैया कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को ये मजबूत करता है। तीसरा पॉइंट है बेटा, पावर शेयरिंग क्या करता है बेटा, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को स्टेब्लिश करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड प्रिवेंट मेजोरिटीज्म। मतलब बेटा जो वहां पर, मतलब कि जिस देश में पावर शेयरिंग की जाती है वहां पर माइनॉरिटीज के राइट्स को क्या किया जाता है बेटा, प्रोटेक्ट किया जाता है, और जो मेजोरिटीज्म होता है बेटा उसको प्रिवेंट किया जाता है। अगला पॉइंट है बेटा फिफ्थ, पावर शेयरिंग इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। तो बेटा ये कहीं ना कहीं सरकार चलाने की जो तरीका है ना, सरकार चलाने का जो तरीका है उसको इंप्रूव करता है, और ये कहीं ना कहीं चेक और बैलेंस बनाता है। मतलब सरकार के जो ऑर्गन्स है वो अपने आप को बेटा पावरफुल ना समझ ले, इसलिए बेटा ये कहीं ना कहीं उन्हें चेक और बैलेंस भी करता है। अगला पॉइंट है बेटा, इट इंश्योर्स नेशनल यूनिटी। ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं क्या करता है बेटा, नेशनल यूनिटी को प्रमोट करता है। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, तो हम दोबारा मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं। पावर शेयरिंग रिड्यूसेस सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बाय इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप विच स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी एंड स्टेबिलिटी। तो हमें क्या करना है बेटा, पावर को समान रूप से बेटा डिवाइड करना है, ताकि हमारे देश में क्या ना हो बेटा, किसी भी तरीके को कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और बेटा हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत बनी रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला मतलब फोर्थ क्वेश्चन है, आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग आर मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी क्लास 10 सिविक्स टेक्स्ट बुक। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि जो आपका जो पहला चैप्टर है ना, इस चैप्टर में कितने तरीके के पावर शेयरिंग के जो तरीके हैं उनको आपकी बुक में बताया गया है। तो पहला ऑप्शन है 2 तरीके, तीसरा बी ऑप्शन है 3 टाइप्स है, सी ऑप्शन है 4 टाइप्स, और फिर डी ऑप्शन है 5 टाइप्स। बताइए आप, जो पावर शेयरिंग के जो तरीके हैं, जो फॉर्म्स हैं, वो आपकी बुक में कितने टाइप्स के बताए गए हैं। 2 टाइप्स के पावर शेयरिंग होते हैं, 3 टाइप्स के पावर शेयरिंग है, 4 टाइप्स के पावर शेयरिंग है, या 5 टाइप के। वेरी गुड, मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं बेटा, मैं आपके कमेंट को बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूं। आप अपने कमेंट के माध्यम से इसके आंसर को दे सकते हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड, आपने एकदम सही आंसर दिया है। इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी। तो आपकी बुक में 4 टाइप्स के, कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के जो पावर शेयरिंग है वो बताए गए हैं। सबसे पहला है बेटा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। सबसे पहला क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। दूसरा है बेटा वर्टिकल पावर शेयरिंग। तीसरा है बेटा कम्युनिटी बेस्ड पावर शेयरिंग, और चौथा है बेटा कॉलिजन गवर्नमेंट पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब वो बेटा एक ही सीधी लाइन है, और ये सीधी लाइन है मतलब सभी लोग एक समान रूप में है, और यहां पर पावर शेयरिंग की गई है, और यहां पर पावर शेयरिंग की गई है 3 तरीके से। एक है बेटा लेजिस्लेचर, एक हमारा एग्जीक्यूटिव, और एक है बेटा हमारा जुडिशरी। तो यहां पर जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, तीनों को समान रूप से पावर दी गई है, और ये 3 जो बॉडीज है गवर्नमेंट की, 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, एक हमारा लेजिस्लेचर, दूसरा है हमारा एग्जीक्यूटिव, तीसरा है हमारा जुडिशरी। उसके बाद है बेटा वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये ऐसा वर्टिकल। तो यहां पर बेटा आपको 3 तरीके के, इंडिया में आपको 3 तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। 3 टियर जो वर्टिकल सिस्टम है वो आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको मिलता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद मिलता है बेटा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा है बेटा लोकल बॉडी। ठीक है, आप एक एग्जांपल से समझिए। इस देश के लिए गवर्नमेंट है जिसके लिए हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसके हेड होते हैं हमारे पीएम, और वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, हम स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है। प्रेजेंट टाइम से मैं मध्य प्रदेश स्टेट में रह रहा हूं, तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है मोहन यादव जी। तीसरा
हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। आपको पता है कि आप देखते हैं नगर पालिका को, आप देखते हैं ग्राम पंचायत को, ये होती है हमारी लोकल लेवल की बॉडी। तो हमने क्या किया बेटा, पावर को क्या किया बेटा, वर्टिकल डिवाइड किया है, और तीनों को हमने क्या दिए बेटा, पावर्स दी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल बॉडीज हो, तीनों को हमने पावर दी है कि वो बेटा अपने अपने एरिया में क्या करे बेटा, लॉ बनाए और काम करे। ठीक है, उसके बाद है बेटा कम्युनिटी बेस्ड पावर शेयरिंग। कम्युनिटी बेस्ड पावर शेयरिंग का सिंपल सा मतलब है बेटा, हमारे देश में रहने वाली जो बहुत सारी कम्युनिटी है, जैसे कि एससी कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, वुमेन्स है, इनके लिए हमने क्या किया है बेटा, रिजर्वेशन के माध्यम से, किसके माध्यम से, रिजर्वेशन के माध्यम से इन्हें हमने क्या किया बेटा, इन्हें हमने क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है। एग्जांपल के लिए आप मेरी बात सुनना, हमने एसटी एससी एक्ट लाया, तो हमने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया ही किया, साथ ही जो हमारी लोकसभा है और स्टेट की जो काउंसिल्स है, उनमें हमने क्या किया बेटा, सीटों को रिजर्व कर दिया। अभी हमने क्या किया कि भाई महिलाओं को 33% हमने क्या किया बेटा, रिजर्वेशन दिया। कहां पर रिजर्वेशन दिया है हमने बेटा, ये रिजर्वेशन दिया है लोकसभा में और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जो हमारी लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वहां पर पहले से ही इनको रिजर्वेशन दिया गया। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकल गवर्नमेंट में वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना है। फिर बेटा होता है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। जब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हम पावर को शेयर करते हैं तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोला जाता है कोलिजन गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है, कोलिजन गवर्नमेंट। जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी में सीट्स नहीं मिलती और दो या दो से अधिक पार्टियां आपस में आकर जब देश के लिए गवर्नमेंट बनाती हैं, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारी बुक में ये चारों प्रकार के पावर शेयरिंग के मॉडल को बताया गया है। तो आइए अब हम स्पीड से देखते हैं इनके क्या क्या है बेटा, विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, आइए सबसे पहले मैंने आपसे क्या बताया है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है बेटा, पावर इज शेयर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो हॉरिजॉन्टल मॉडल होता है पावर शेयरिंग का, इसमें जो पावर्स होती है बेटा वो एक लेवल पर डिवाइड की जाती है। यहां पर होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। उसके बाद बेटा ऑल ऑर्गन्स वर्क एट द सेम लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ईच ऑर्गन हैज सेपरेट पावर एंड फंक्शन। जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, ये तीनों को एक साथ काम करते हैं, मतलब कि तीनों को एक तरीके की पावर दी गई है, तीनों एक समान रूप से काम करते हैं और तीनों को अलग अलग क्षेत्र पर काम करने की क्या दी गई बेटा, फ्रीडम दी गई है। जैसे लेजिस्लेचर है, उसका काम है बेटा लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव है, उसका काम है देश में कानून को लागू करना, जुडिशरी का काम है बेटा जो कानून बनाया गया है किसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, उसको चेक करना क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रहकर बनाया गया है या नहीं बनाया गया। ठीक है, तो ये काम है बेटा। आगे चलते हैं बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होता है ये कहीं ना कहीं बेटा चेक और बैलेंस बनाता है। फिर बेटा प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन अथॉरिटी। हमने गवर्नमेंट के ऑर्गन के बीच में हमने जो शक्तियों को बांटा है, पावर्स को डिवाइड किया है, इसका मेन मकसद ये है कि अगर हम लेजिस्लेचर को कोई पावर दे देते तो भाई संसद मजबूत हो जाती, अगर हम एग्जीक्यूटिव को पावर मजबूत दे देते तो हमारे जो, अगर आप बात करें जो मिनिस्टर्स हैं, उसके बाद आप बात करें जो हमारे जो सिविल सर्विस के जो मेंबर्स हैं वो मजबूत हो जाते, या हम जुडिशरी के अंदर अगर हम सारी शक्तियों को रख देते तो जुडिशरी मजबूत हो जाती। तो इसलिए हमने किसी एक ऑर्गन को सारी शक्तियां नहीं दी है, बल्कि हमने पावर्स को डिवाइड कर दिया है ताकि सभी लोग समान रूप से क्या कर सके बेटा, सरकार के सभी ऑर्गन समान रूप से अपना काम कर सके और कोई भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, कोई मिसयूज ना करे। इसलिए हमने जुडिशरी को थोड़ा सा पावर दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। तो ये जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होता है, ये कहीं ना कहीं बेटा सरकार को अकाउंटेबल बनाता है और रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करता है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगर आपसे पूछा जाए हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, आप सीधा इसको लिख देना। ठीक है, अगला वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग इज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, इसको देख लो बेटा। ये मान लो बेटा सेंट्रल लेवल है, ये हमारा स्टेट लेवल है और ये हमारा लोकल लेवल है। ठीक है, ये जो पहली बॉडी है, ये जो दूसरी बॉडी है, ये तीसरी बॉडी है, हमने क्या किया बेटा, इन तीनों बॉडी के बीच में हमने पावर को डिवाइड किया है।
ताकि ये तीनों की तीनों बॉडीज अपने एरिया में फुल्ली फ्रीडम होकर काम कर सके, ठीक है ना। और वर्टिकल पावर शेयरिंग को हम बोलते हैं बेटा फेडरल सिस्टम। क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम, ठीक है, ये याद रखना। और इसमें जो पावर होती है ना बेटा, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड की जाती है। और ये जो वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है ना, ये डिसेंट्रलाइजेशन को क्या करता है बेटा? प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है? डिसेंट्रलाइजेशन को। और क्या होता है बेटा? ये इंप्रूव करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश को क्या करता है बेटा? हमारे देश में यूनिटी स्टैब्लिश करता है और डाइवर्सिटी को क्या करता है बेटा? स्टैब्लिश करता है। तो याद रखना बेटा, जो हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है, सबसे पहले हम इसे बोलते हैं फेडरल पावर शेयरिंग। दूसरा पॉइंट, इसमें जो गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं ना, उनके बीच में हम क्या करते हैं बेटा? पावर को शेयर करते हैं। लेवल सबसे पहले सेंट्रल लेवल, उसके बाद हमारा आता है स्टेट लेवल, उसके बाद आता है हमारा लोकल लेवल। और इस जो हमारा जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। इससे क्या होता है बेटा? जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सही तरीके से काम करता है और उसका इंप्रूवमेंट भी होता है। और इससे हमारे देश में क्या होता है बेटा? कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। अगला है बेटा कम्युनिटी बेस्ड पावर शेयरिंग। तो इसमें क्या होता है बेटा? जो हमारे देश में रहने वाले जो डिफरेंट सोशल जो कम्युनिटीज है ना, डिफरेंट सोशल कम्युनिटीज है, उनके बीच हम क्या करते हैं? पावर को शेयर करते हैं। तो इसका मकसद क्या है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन। जो हमारे देश में माइनॉरिटी है, जो वीकर सेक्शन है, उनको क्या करना है बेटा? प्रोटेक्ट करना है। कहां, किससे प्रोटेक्ट करना है? तो मेजोरिटी में रहने वाले लोगों से उन्हें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं बेटा, ये सोशल इक्वलिटी और हार्मोनी को ये प्रमोट करता है। सोशल इक्वलिटी मतलब सामाजिक समानता को ये प्रमोट करता है, और शांति बनी रहे देश में, इसको ये प्रमोट करता है। और हम इसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? थ्रू रिजर्वेशन और स्पेशल राइट्स। तो मैंने आपको बताया है रिजर्वेशन के तरीके, मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि किस किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं बेटा? इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है ना, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बेटा कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट भी मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म्ड व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी। जब किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, वहां पर कोलिजन गवर्नमेंट बनती है। यहां पर कैसे होता है? 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है? जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी में सीट्स नहीं मिलती, तो 2 या 2 से अधिक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो आपस में आती है, मिलती है, और क्या करती है बेटा? गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। पावर इज शेयरिंग थ्रू अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स, कॉमन इन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया। तो बेटा ये जो आपको कोलिजन गवर्नमेंट देखने को मिलेगी ना, ऐसे देशों में मिलेगी जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। आपको कभी भी ये चीज आपको चाइना में देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही आपको ये चीज आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी। पर इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। जब यहां पर किसी एक पार्टी को मेजोरिटी में सीट्स नहीं मिलती, तो भाई छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, वो आपस में आकर गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है। इंश्योर पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, उनके बीच में पावर को शेयरिंग किया जाता है, और ये कहीं ना कहीं बेटा डाइवर्स पब्लिक ओपिनियन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा? डाइवर्स पब्लिक ओपिनियन को, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और ये आपको याद रखना, वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल मतलब सेम लेवल पर, तो यहां पर होता है बेटा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं, जब उनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है, तो हम क्या बोलते हैं बेटा? हम उसे बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। जब गवर्नमेंट के लेवल्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग, फेडरल पावर सिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद जब हम विभिन्न कम्युनिटीज के बीच में हम पावर को शेयर करते हैं, जिससे क्या हो बेटा? कि मेजोरिटी के द्वारा माइनॉरिटीज के राइट्स को छीना ना जाए, उनको दबाया ना जाए। तो मैंने आपको बताया भाई, वुमेन्स के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, कुछ एसटी, एससी, ओबीसी के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद कोलिजन गवर्नमेंट भी मैंने आपको बताया, जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी में सीट नहीं मिलती है, तो बहुत सारी पार्टियां आपस में आकर गवर्नमेंट बनाती हैं, इसे हम बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए आगे, 5वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी बुक। अच्छा, अब आप बताइए कि भैया आपकी एनसीईआरटी बुक में कौन सा वो तरीका है जो कि नहीं बताया गया है? बताइए, आपके एनसीईआरटी बुक में कौन सा वो तरीका है जो नहीं बताया गया है? आइए देखते हैं। सबसे पहला तरीका, पावर शेयरिंग
among organs of government, तो सर ये तो है, आपने अभी बताया सर। जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें क्या होता है? वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर जो शेयरिंग की जाती है वो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में ही की जाती है, ठीक है। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप, सर ये भी तो आपने बताया है, जो कम्युनिटी बेस्ड जो पावर शेयरिंग होती है वो हम क्या करते हैं भाई? भाषाई आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं बेटा? सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर करते हैं। अच्छा, दूसरा हो गया। तीसरा, पावर शेयरिंग थ्रू मिलिट्री कंट्रोल, क्या आपकी बुक में ये बताया गया है? चौथा, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टी, सर ये भी हमने पढ़ा है कि सर जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी में सीट नहीं मिलती है तो वहां पर कॉलिजन गवर्नमेंट बनाई जाती है। दो या दो से अधिक पार्टीज आती हैं आपस में और गवर्नमेंट बनाती हैं, सरकार का संचालन करती हैं, उसे हम बोलते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट। तो सर हमने ऑप्शन सी नहीं देखा है। क्या नहीं देखा है? ऑप्शन सी, मतलब पावर शेयरिंग थ्रू मिलिट्री कंट्रोल, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है बेटा, ध्यान देना, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ऑप्शन सी इसका आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने तो चारों की बातें हमने कर ली है, ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एसटीज, एससीज एंड वुमेन रिप्रेजेंट विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। बेटा जब हम रिजर्वेशन के माध्यम से एसटी के लिए, एससी के लिए, वुमेन्स के लिए हम पावर को शेयर करते हैं तो इस पावर शेयरिंग को हम किस नाम से जानते हैं? आइए देखते हैं। ये क्या है बेटा? पावर शेयरिंग अमंग ऑर्गन्स, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बेटा आपका पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट्स, क्या गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग बोला जाता है? पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, एक तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है पावर शेयरिंग अमंग प्रेशर ग्रुप्स। आंसर दीजिए बेटा इसका। बेटा जब हम एसटी, एससी और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं या फिर हम उन्हें कुछ राइट्स देते हैं तो इस तरीके के पावर शेयरिंग को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, आपने कमेंट में अपने आंसर को दिया है, बहुत सही, बहुत सही, आप सही जा रहे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। वेरी गुड यार, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया और इस एक्सप्लेनेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो बेटा अब हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, तो हमारे यहाँ कौन कौन से सोशल ग्रुप्स हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने देखा है, रिजर्वेशन के माध्यम से। किसके माध्यम से? रिजर्वेशन के माध्यम से। इसका आंसर बेटा सी है ना, इसका आंसर है सी, इसका आंसर बेटा सी, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका आंसर सी। तो सबसे पहले हमने रिजर्वेशन, क्या बेटा? रिजर्वेशन, हमने बेटा रिजर्वेशन के माध्यम से क्या किया बेटा? एसटी को, एससी को और वुमेन्स को बेटा लोकसभा प्लस स्टेट की जो असेंबलीज है ना, वहां पर हमने क्या किया बेटा? सीट्स को इनके लिए रिजर्व किया हुआ है, पहला पॉइंट। फिर बेटा हमने बेटा गवर्नमेंट जॉब में, कहां पर बेटा? गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशन में हमने क्या दिया है बेटा? रिजर्वेशन दिया है। उसके बाद हमने वुमेन्स को भी रिजर्वेशन दिया है। किसे बेटा? वुमेन्स को। वुमेन्स को हमने कहां दिया है बेटा? वुमेन्स को हमने दिया सेंट्रल लेवल पर, हमने दिया बेटा स्टेट लेवल पर और हमने दिया लोकल लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर बेटा 33% हमने सीट्स को रिजर्व किया है। कितने परसेंट? 33%। और जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है वहां पर 50% तक सीट्स को रिजर्व किया गया है कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मध्य प्रदेश उसमें से एक राज्य है, ठीक है। और बेटा आपने देखा होगा बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उसका भी मेन पर्पस क्या होता है बेटा? कि भाई कहीं ना कहीं जो हमारे जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो राजनीति में नहीं आ पाए हैं या सोशल और इकोनॉमिक रूप से जो मजबूत नहीं है, उनका सशक्तिकरण करना, उनका एम्पावरमेंट करना ही मेन पर्पस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इज पावर शेयरिंग कंसीडर्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बेटा पावर शेयरिंग को लोकतंत्र की आत्मा क्यों कहा जाता है? पावर शेयरिंग को स्पिरिट क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इट वीकेंस द गवर्नमेंट, क्या ये सरकार को कमजोर करती है? इट डिलेज डिसीजंस, क्या ये सरकार के निर्णय लेने की जो प्रक्रिया उसे डिले करती है? इट कंसंट्रेट्स अथॉरिटी, क्या ये कहीं ना कहीं
मतलब कि पावर को किसी एक हाथ में किसी एक व्यक्ति के हाथ पर कंसंट्रेट कर देती है। ये चौथा डी ऑप्शन है। इट इंश्योर्स पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। प्लीज आंसर दीजिए आप। पहला ऑप्शन है बेटा इट वीकेंस द गवर्नमेंट, बी ऑप्शन है इट डिलेस डिसीजंस, सी ऑप्शन है इट कंसंट्रेट अथॉरिटी, और डी ऑप्शन है इट इंश्योर्स पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने अपना सही आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, और इसका आंसर है डी। इसका आंसर क्या है बेटा? डी। इसका आंसर है बेटा डी। It ensures participation and accountability. Power sharing allows people to have a voice in governance and holds authorities accountable. बेटा ये जो पावर शेयरिंग होती है ना, ये देश में रहने वाले लोगों को अपनी पसंद के व्यक्ति को चुनने का अधिकार देती है, और साथ ही साथ जिस व्यक्ति को ये चुनते हैं वो अकाउंटेबल किसके प्रति होती है? देश की जनता के प्रति, सिटीजन्स के प्रति। ठीक है, आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, वो आप देखिए। ये कहीं ना कहीं बेटा ये पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन, तो ये बोल रहा है बेटा जो डेमोक्रेसी होती है, और डेमोक्रेसी मजबूत तभी होगी जब आप पावर शेयर करेंगे। और पावर शेयर किसके बीच में कर रहे हैं भाई? समाज में, उस देश में रहने वाले लोगों के बीच में। और वहां कैसे लोग रह रहे हैं भाई? वहां पर एसटी हो सकते हैं, वहां पर एससी हो सकते हैं, वहां पर ओबीसी हो सकते हैं, वहां पर वुमेन्स हो सकते हैं, और ये जितने भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, जब आप सभी लोगों को राइट्स दोगे तभी तो हमारा क्या होगा बेटा? डेमोक्रेसी होगा मजबूत। आपने पावर शेयर कर दिया है, हमारे पास पावर किस चीज की है? वोट देने की। और जब देश में रहने वाले सभी लोगों को आपने वोटिंग राइट्स दे दिए, सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी क्या होगी बेटा? इनहेंस होगी, मजबूत होगी। दूसरा पॉइंट है बेटा प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर। वेरी गुड, सही बात है बेटा। जो डेमोक्रेसी, जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसमें किसी एक व्यक्ति के हाथ पर सारी शक्तियां नहीं होती, बल्कि उस वहां पर शक्तियों का विभाजन किया जाता है, पावर को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यहां पर डिक्टेटरशिप भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट प्रमोट इक्वालिटी, आपको मैंने यही बताया है। पावर शेयरिंग में क्या होता है आपने देखा ना बेटा, बेल्जियम में जितनी भी माइनॉरिटीज थी, अल्पसंख्यक समुदाय था, सभी को इक्वल राइट्स दिए गए, जिसके कारण क्या हो बेटा, वहां पर आपको समान रूप से क्या मिलता है बेटा? इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है, प्रमोट्स इक्वालिटी देखने को मिलती है। और जब हम, सिंपल सी बात है, जब हम लोगों को इक्वालिटी दे देंगे तो रिड्यूस किसमें हो जाएगा बेटा? कॉन्फ्लिक्ट में। किसी भी तरीके को कोई सिविल वॉर नहीं होगा। तो चौथा पॉइंट होगा बेटा इट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। पांचवा पॉइंट है बेटा इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। सिंपल सी बात है बेटा, जब हम अपने वोट के माध्यम से अपने लीडर्स को चुनते हैं तो वो अकाउंटेबल किसके बिहाफ में होंगे? हमारे बिहाफ में, हमारे प्रति वो अकाउंटेबल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो पावर शेयरिंग है ये कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करती है। उसके बाद बेटा अगला हमारा है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो नेशनल यूनिटी है इसको भी प्रमोट करती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जो पावर शेयरिंग है इसलिए उसे स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि ये देश में रहने वाले लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाती है। ये कहीं ना कहीं शक्ति के कंसंट्रेशन, पावर के कंसंट्रेशन को कम करती है, डिक्टेटरशिप वाली पॉलिसी को खत्म करती है। प्रमोट इक्वालिटी, अर्थात देश में रहने वाले सभी समुदाय को, सभी कम्युनिटी के जो माइनॉरिटी में है उनको क्या करती है बेटा? उनके राइट्स को ये प्रोटेक्ट करती है। जब उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होता है बेटा। उसके बाद बेटा ये कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है, और हमारे देश की जो नेशनल यूनिटी है उसको भी प्रमोट करती है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। कॉलिजन गवर्नमेंट आर अ रिजल्ट ऑफ विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। जो कॉलिजन गवर्नमेंट है वो किस तरीके के पावर शेयरिंग का परिणाम है? इसका जो ए ऑप्शन है एमंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, सर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है सर? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। ठीक है, एमंग पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा। एमंग सोशल ग्रुप, सर एसटी, एससी, ओबीसी, सर ये सोशल ग्रुप है, तो इनके बीच में पावर शेयर किया जाता है, पर रिजर्वेशन के माध्यम से किया जाता है और प्रोग्राम्स के माध्यम से करती है गवर्नमेंट, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा, एमंग कोर्ट्स एंड लेजिस्लेचर, तो क्या कॉलिजन गवर्नमेंट आपको कोर्ट और लेजिस्लेचर के माध्यम से देखने को मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी। क्या है बेटा इसका आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका ऑप्शन है, आंसर है। जो कॉलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वो आपको पावर शेयर करती दिखेंगी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। किसके बीच में? पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। आइए देखते हैं इसको।
A coalition government is a government formed when no single political party gets a clear majority and two or more parties come together to form a government। सिंपल सी बात मैंने आपको पहले ही बता दी बेटा, कॉलिजन गवर्नमेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं गठबंधन की सरकार का निर्माण तब किया जाता है जब किसी एक पार्टी को बहुमत में सीट, मेजॉरिटी में सीट्स नहीं मिलती, तब दो या दो से अधिक पार्टियां आपस में आकर गवर्नमेंट बनाती हैं, सरकार का संचालन करती हैं, सरकार बनाती हैं। तो इसमें क्या क्या की फैक्टर है आप देख लीजिए, की पॉइंट्स क्या क्या है। पहला की पॉइंट है बेटा, फॉर्म व्हेन नो पार्टी हैज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पहला पॉइंट है। दूसरा, टू और मोर पार्टी शेयर पावर, किसी एक पार्टी को जब मेजॉरिटी में सीट्स नहीं मिलती तब आपको कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलती है, और यहां पर दो या दो से अधिक पार्टियां आके पावर शेयर करती हैं। पार्टीज एग्री ऑन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जब बहुत सारी पार्टीज आपस में आकर मिलती है ना, तो उनके कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी होती है, उनके कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। तो जब बहुत सारी पार्टी आपस में आकर मिलती है तो कुछ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो डिसाइड करते हैं, जिसको भैया इस आधार पर हम आपस में आकर काम करेंगे, कहीं ना कहीं कॉमन इन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया। और जो आपको कॉलिजन गवर्नमेंट है ना, वो आपको ना बेटा इंडिया जैसे देश में देखने को मिलेगी जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया गया है। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो यार एक क्वेश्चन ये भी आ गया कि इंडिया में किस तरीके की पार्टी सिस्टम है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम आपको गवर्नमेंट का देखने को मिलता है। और बेटा इंश्योर्स पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टी, जो कॉलिजन गवर्नमेंट होती है ये क्या करती है बेटा, पावर को शेयर करती है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। ठीक है, आइए तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट दोनों मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, इसको आप देख लेते हैं। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है बेटा, ये रिप्रेजेंट ऑफ डाइवर्सिटी। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब बहुत सारी पार्टियां आपस में आके काम करेंगी तो कहीं ना कहीं ये देश की डाइवर्सिटी को क्या करेंगे बेटा, रिकॉग्नाइज करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रिवेंट डिक्टेटरशिप। सिंपल सी बात है बेटा, जब बहुत सारी पार्टीज आपस में आकर काम करेंगी तो हमें सभी पार्टी को बेटा साथ लेकर चलना पड़ेगा, तो यहां पर डिक्टेटरशिप तो होगी ही नहीं, तो प्रिवेंट डिक्टेटरशिप। इनकरेज मतलब कि ये डिस्कशन और एग्रीमेंट, मतलब कि ये कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप में क्या होता है बेटा, एक व्यक्ति सारे निर्णय लेता है, पर जो कॉलिजन गवर्नमेंट होती है वहां पर बहुत सारी पार्टी आपस में आती है। पार्टी आपस में जब आती है तो वो किसी भी लॉ को बनाने से पहले क्या करती है बेटा, बहुत ज्यादा डिस्कशन करती है, और डिस्कशन करने के बाद एक बेटा एक बहुत अच्छी पॉलिसी हमारे सामने देखने को मिलती है। तो ये भी बहुत अच्छा होता है, और ये कहीं ना कहीं क्या करता है बेटा, ये स्ट्रेंथ करता है किसको, डेमोक्रेसी को, और ये फेडरल स्पिरिट को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। और जो रीजनल पार्टी होती है ना बेटा, रीजनल पार्टी को बेटा सेंट्रल लेवल पर क्या मिलता है बेटा, वॉइस मिलता है। ठीक है, ये होता है। इसका निगेटिव इंपैक्ट भी होता है बेटा, इसका निगेटिव इंपैक्ट ये होता है बेटा कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सर बहुत सारी पार्टीज है आपस में आकर गवर्नमेंट बनाती है, अगर किसी एक पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो सरकार गिर जाती है। स्लो डिसीजन मेकिंग, क्यों स्लो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सर बहुत सारी पार्टीज आपस में जब आके काम करती है तो हो सकता है कि सभी लोगों का निर्णय एक कानून को लेकर समान रूप से ना हो, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, स्लो डिसीजन मेकिंग देखने को मिलता है। वीक लीडरशिप, सिंपल सी बात है कि भैया, अब सिंपल सी बात है ना, अगर 5-6 पार्टियां आपस में आकर काम करेंगी, ठीक है, तो उसमें से किसी एक व्यक्ति को चुना जाएगा लीडर के लिए, पर लीडर स्वतंत्र रूप से फुल्ली फ्रीडम होकर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 4-5 पार्टियां आपस में मिलकर काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये लीडरशिप को वीक करता है। और पॉलिसी कंप्रोमाइज, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब बहुत सारी पार्टीज आपस में आके काम करती हैं तो बहुत सारी पार्टीज हैं, सबकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। जैसे जो हम प्रेजेंट टाइम में बीजेपी पार्टी है वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर काम करती है, जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज की पार्टी मानी जाती है, ऐसा माना जाता है। तो अब अलग दो आइडियोलॉजी हैं, तो अब ये जब लॉ बनाएंगी तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा इनके बीच में। ठीक है, उसके बाद है बेटा कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिसी, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप देख लेना, बढ़िया है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? पहला ऑप्शन है पेरिस है, सेकंड है बर्लिन है, सी ब्रुसेल्स है, डी रोम है। ऑप्शन बताइए बेटा, आंसर दीजिए आप, आंसर दो बेटा। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर क्या है? क्या वो पेरिस है, क्या वो बर्लिन है, क्या वो ब्रुसेल्स है, क्या वो रोम है? बेटा यहां पर धोखे से मुझसे बाय मिस्टेक बोल्ड लेटर पे मैंने लिख दिया है, और इसका आंसर है बेटा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, ब्रुसेल्स क्या है बेटा, ये बेल्जियम की कैपिटल है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम इज कंसीडर्ड द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। मेजर European Union institute like European Commission and the Council of European Union are based in Brussels.
इंपॉर्टेंट ईयू मीटिंग एंड पॉलिसी डिसीजन आर रेगुलरली हेल्ड हियर। तो बेटा जो यूरोपियन यूनियन, ये क्या है बेटा, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। तो ये अपनी जितनी भी जो सिटिंग्स होती है ना, जो इनकी बैठक होती है, वो कहां पर करता है, ब्रुसेल्स में करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये बेटा आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट स्पोकन इन बेल्जियम? कौन सी भाषा बेल्जियम में नहीं बोली जाती थी? पहला बेटा डच, पहला ऑप्शन है डच, दूसरा ऑप्शन है बेटा फ्रेंच, तीसरा ऑप्शन है बेटा जर्मन, चौथा ऑप्शन है स्पेनिश। आंसर दीजिए बेटा आप। पहला ऑप्शन है डच, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है जर्मन, चौथा स्पेनिश। इसमें से कौन सी भाषा बेल्जियम में नहीं बोली जाती थी? वेरी गुड, इसका सही आंसर है स्पेनिश। इसका सही आंसर है डी, स्पेनिश। तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। डच, फ्रेंच एंड जर्मन आर द 3 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द बेल्जियम। याद रखना बेटा, डच है, फ्रेंच है और जर्मन है। डच इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी पीपल, और वो भी बेटा डच जो भाषा थी वो मेजोरिटी पीपल के द्वारा बोली जाती थी। और जो हमारा फ्रेंच था, फ्रेंच इज स्पोकन मेनली इन द साउदर्न रीजन ऑफ द साउदर्न रीजन और ब्रुसेल्स में। फ्रेंच कहां बोली जाती थी? वो बोली जाती थी बेल्जियम के साउदर्न रीजन में और ब्रुसेल्स में बोली जाती थी। और जर्मन बोलने वाले लोग बहुत कम थे, माइनॉरिटी में थे। ठीक है, वहीं पर स्पेनिश इज नॉट एन ऑफिशियल और कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन बेल्जियम। तो आपको याद रखना है बेटा, जो स्पेनिश लैंग्वेज थी वो बेल्जियम में नहीं बोली जाती थी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप चेक करिए, वहां पे बहुत सारे मैंने पोस्ट डाले हुए हैं जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को देख सकते हैं। वहां पर मैंने इंफोग्राफिक्स नोट्स भी डाले हुए हैं। अगर आपको जरूरत है उसकी, तो आप क्या करें, आप डीएम करने सीधा वहां पर, तो वहां से आपको वो नोट्स चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।